हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू विजय साडा दिस साइड। आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं टॉपिक वाइज रिवीजन की। ये जो टॉपिक वाइज रिवीजन है ये एप्लीकेबल है किस किस के ऊपर। आप मुझसे पूछेंगे सर किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, मैं आपको बताऊंगा सर इसे किस किस के लिए एप्लीकेबिलिटी में रखा गया है। सर सीए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएमए इंटर के लिए ये रिवीजन होने वाला है। ये रिवीजन किसके कौन से अटेम्प्ट के लिए है? नवंबर 22, दिसंबर 22 और इसमें की कुछ टॉपिक्स जो है जिनमें अमेंडमेंट नहीं आया है या स्लाइट अमेंडमेंट के साथ आप मई 23 एंड नवंबर 23 के लिए भी क्या कर पाओगे, देख पाओगे। यस, अच्छा जी, ये जो रिवीजन हो रहा है ये कौन सी बुक से हो रहा है? ये जो रिवीजन हो रहा है ये मेरे इंटर के फास्ट ट्रैक बुक से हो रहा है, जो आपको wheelerclasses.com से मिल सकते हैं या हमारे किसी भी नॉलेज पार्टनर से मिल सकते हैं। अगर आपके पास मेरा रेगुलर बुक भी है, राइट, जो हमने रजिस्टर लिखा था वो भी है, या मेन बुक भी है, या आपके पास ये फास्ट ट्रैक बुक भी है, तो आप तीनों में से किसी से भी ये रिवीजन कर सकते हैं। ये रिवीजन के अंदर में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्या करेंगे, चेक करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। और ये रिवीजन से ऑब्जेक्टिव ये होगा कि आप फटाफट यहां से क्विक रिवाइज करें। और इसके बाद मैंने जो क्वेश्चन है डिस्कशन YouTube के ऊपर डाला है, ये क्वेश्चन है डिस्कशन आप YouTube से अगर देख लेंगे तो आपका टैक्सेशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। यस, वी ऑल नो दैट डायरेक्ट टैक्सेस 60 मार्क्स के लिए आता है और सीएमए वालों के लिए 100 मार्क्स के लिए आता है विद सम एडिशनल टॉपिक्स। यस, तो शुरुआत करेंगे हम लोग पहले टॉपिक से, दैट इज बेसिक टॉपिक। बेसिक टॉपिक की अगर मैं आपको बात करूं तो बेसिक टॉपिक के अंदर में क्या क्या रेलेवेंट होता है। बेसिक टॉपिक के अंदर में सबसे पहला जो रेलेवेंट पॉइंट बनता है वो बनता है प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। तो चलो जल्दी से बताइए आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है और असेसमेंट ईयर कौन सा है? एनीवन जल्दी से बताओ। आप लोगों के लिए जिनका अटेम्प्ट नवंबर 22 दिसंबर 22 है, या जिनका अटेम्प्ट नवंबर 22 या दिसंबर 22 है, आपका प्रीवियस ईयर, आपका प्रीवियस ईयर जल्दी से बताओ। यस, प्रीवियस ईयर आपका बन रहा है 21, 22 और आपका असेसमेंट ईयर बन रहा है 22, 23। तो आप लोग जो लोग नवंबर या दिसंबर 22 अटेम्प्ट दे रहे हैं, आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर बन रहा है 21, 22, असेसमेंट ईयर बन रहा है 22, 23। जिन लोगों का नवंबर 23 या मई 23 अटेम्प्ट है, इन लोगों के लिए प्रीवियस ईयर बन रहा है 22, 23 और असेसमेंट ईयर बन रहा है 23, 24। याद रखिए आप लोगों को कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है। आप लोगों को फाइनेंस एक्ट 2021 एप्लीकेबल है। आप लोगों को कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है? आप लोगों को फाइनेंस एक्ट 2021 एप्लीकेबल है। चैप्टर नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, चैप्टर नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, बहुत बेसिक से जाऊंगा, किसी भी तरीके का टैक्स ना लेवी किया जा सकता है ना कलेक्ट किया जा सकता है एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी कोई भी टैक्स अगर आपको इंपोज करना है या कोई भी टैक्स आपको कलेक्ट करना है, आपके पास एक लॉ होना जरूरी है और एक अथॉरिटी जो उसको पास करे। So no taxes can be levied or collected except by authority of law। याद रखो अथॉरिटी के नाम पे दो लोग थे हमारे पास, याद है तुम लोगों को? या तो पार्लियामेंट विल पास द लॉ, और पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट विल प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस। तो अथॉरिटी के नाम पे या तो हमारे पास प्रेसिडेंट है या तो हमारे पास कौन है बेटा, पार्लियामेंट है जो इस लॉ को पास करेंगे। यस, जितने भी टैक्सेस कलेक्ट होंगे ये सेंटर और स्टेट के बीच में क्या होंगे, डिवाइड होंगे इन अ मैनर डिसाइडेड बाय फाइनेंस कमिश्नर और प्रेसिडेंट। तो जितने भी टैक्सेस एंड ड्यूटीज होंगे यार इसे क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमिशन और द प्रेसिडेंट। यस और नो। सरचार्ज जो है क्या लेवी किया जा सकता है? यस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस कभी भी इंक्रीज किए जा सकते हैं बाय वे ऑफ अ सरचार्ज, और ये सरचार्ज जो रहेगा ये यूनियन ही रखेगा। ये जो सरचार्ज होगा ये सिर्फ और सिर्फ कौन रखेगा, यूनियन। तो सरचार्ज सिर्फ और सिर्फ कौन रखेगा, यूनियन। याद आ रहा है मालिक आपको? अच्छा जी, इसके बाद हम लोगों को अमेंडमेंट्स के बारे में ध्यान रखना है। फाइनेंस एक्ट 2021 के अमेंडमेंट्स जो रहेंगे आपके लिए नवंबर या दिसंबर 22 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। यस, व्हाई? बिकॉज़ डायरेक्ट टैक्सेस के अमेंडमेंट फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से अप्लाई करते हैं। यस, डायरेक्ट टैक्सेस के अमेंडमेंट फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से अप्लाई करते हैं, राइट? व्हाट इज प्रीवियस ईयर? कुछ चार डेफिनेशन है जो यहां पे काम की है। प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, राइट, फिर एक्सेप्शंस ऑफ जनरल रूल, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, एंड द लास्ट वन जो आपको इंपॉर्टेंट है वो है असेसी का डेफिनेशन। ये चार डेफिनेशन के अलावा बाकी किसी चीजों पे आपने फोकस नहीं करना है। सबसे पहले व्हाट इज प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर इज द ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। यस, इट इज द ईयर इन व्हिच इनकम इज अर्न्ड। So previous year means a period of 12 months commencing, previous year means a financial year immediately preceding the assessment year. Yes, अच्छा जी, इसके बाद दूसरा डेफिनेशन था व्हाट इज असेसमेंट ईयर? असेसमेंट ईयर इज अ ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April every year. It is a period of 12 months. So assessment year means a period of 12 months
Yes, starting from first day of April every year. What is general rule? General rule is income of previous year is taxable in assessment year. General rule जल्दी से बताइए. Income of previous year is taxable in असेसमेंट ईयर. लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है. थ्योरी में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है. थ्योरी में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है. इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर. याद करो, हमने इसको बहुत अच्छे से याद करने का टेक्निक निकाला था. कोई व्यक्ति था जो बीच में क्या कर रहा था, गणपति डांस. इतने में कौन आई थी? एक लड़की आई थी. लड़की शिप से उतरी. शिप से उतर के उस लड़की ने कहा मैं तुम्हें क्या बनाऊंगी, रॉकस्टार बनाऊंगी. और लड़के ने उसे कहा ठीक है मैं दो काम करके आता हूँ, अपना सारा सामान बेच के आता हूँ और अपनी दुकान बंद करके आता हूँ. जैसे ही वो लड़का वापस आया, लड़की ने उससे दो वादे मांगे, तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे और इंडिया जैसी प्लेस पे दोबारा कभी नहीं आओगे. चलिए एक एक याद करते हैं. गणपति डांस में याद आना चाहिए एओपी बीओआई फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन. दूसरा, इतने में कौन आई थी? शिप. सुंदर कन्या ने शिप आई थी. नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस. तीसरा, अगर आपको याद हो, मैं सारा काम करके आता हूँ. क्या काम करके आता हूँ? अपना सारा सामान बेच के आता हूँ. ट्रांसफर ऑफ हिज एसेट टू अवॉइड द टैक्स. अपनी दुकान बंद करके आता हूँ. क्लोजर ऑफ बिजनेस. क्लोजर ऑफ बिजनेस. एंड लास्ट में, तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे, इंडिया जैसी प्लेस पे दोबारा कभी नहीं आओगे. पर्सन लिविंग इन इंडिया विद नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग टू इंडिया. सो देयर आर 5 एक्सेप्शन. इन 5 एक्सेप्शन में आपका प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू असेसमेंट ईयर माना जाता है. मतलब जिस साल में आपने इनकम कमाई है उसी साल में आपको टैक्स देना है. जिस साल में आपने इनकम कमाई है उसी साल में आपको क्या करना है? टैक्स देना है. कौन कौन से 5 चीजें फिर से एक बार रिपीट करते हैं. एओपी बीओआई फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस, क्लोजर ऑफ बिजनेस, पर्सन लिविंग इन इंडिया परमानेंटली एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स. याद आ रहा है? चलिए, इसके आगे एक और डेफिनेशन काम की थी. डेफिनेशन थी पर्सन की. किसकी डेफिनेशन थी? पर्सन की. पर्सन में 7 तरह के लोग थे, अगर आपको याद हो तो. इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजेबी. यस, अच्छा जी. तो 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन था. अगर कोई व्यक्ति किसी कैटेगरी में नहीं फॉल हो रहा है तो हम उसको कहां डाल देते हैं बेटा? एजेपी के अंदर में हम लोग डाल देते हैं. इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आता है असेसी का डेफिनेशन. असेसी मतलब कौन होता है? एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम अंडर द एक्ट और इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर पर्सन ही इज लायबल टू पे द टैक्स. क्लबिंग प्रोविजन. इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर पर्सन ही इज लायबल टू पे द टैक्स. दूसरा, डीम्ड टू बी असेसी. तीसरा, असेसी इन डिफॉल्ट. वापस एक बार याद करते हैं. एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम अंडर द एक्ट or in respect of some other's income or loss he is responsible. Deemed to be assessee, assessee in default. इतने पॉइंट ही उसके अंदर में आएंगे. यस, याद आ रहा है मालिक? चलिए, यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं. यहां से हम लोग टैक्स रेट पे चलते हैं. चैप्टर नंबर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो आती है बेटा टैक्स रेट. और टैक्स रेट की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा. टैक्स रेट 2 प्रकार के होते हैं बेटा, नॉर्मल, स्पेशल. यस, नॉर्मल रेट्स को हम कहते हैं स्लैब रेट, जबकि स्पेशल रेट जो होते हैं ये इनकम टैक्स एक्ट में लिखे हुए होते हैं. एमसीक्यू पर्पस से याद रखिएगा, नॉर्मल रेट जो होते हैं ये आपके इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में नहीं, फाइनेंस एक्ट के अंदर में होते हैं. जबकि स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, इनके रेट ऑफ टैक्स आपको इनकम टैक्स एक्ट में ही लिखे हुए हैं. So normal rate are given in finance act, whereas special rate are given in income tax act. याद आ रहा है मालिक? यस. चलिए, तो सबसे पहले नॉर्मल रेट्स को हम लोग चेक करते हैं. नॉर्मल रेट्स एवरीबॉडी जरा याद करके देखना वाला. नॉर्मल रेट्स याद आते हैं क्या? याद होगा तो क्लास के अंदर में हमने चार्ट बनाया था. याद आ रहा है? क्लास के अंदर में चार्ट बनाया था. चार्ट में सबसे पहला पॉइंट, इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट बिलो 60 इयर्स ऑफ एज, नॉन रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी. याद करके देखो टैक्स रेट क्या था? अप टू 2,50,000. क्या कोई टैक्स आने वाला है? नहीं. अप टू 2,50,000 द टैक्स विल बी निल. 2,50,000 टू 5 लाख. 2,50,000 टू 5 लाख कितना परसेंट आएगा बेटा? 5%. याद करके देखो, हमने कोई शॉर्टकट भी बनाया था. शॉर्टकट क्या था बेटा? 12,500. दिमाग में सेट करना था कि 5 लाख रुपए तक का टैक्स कितना आने वाला है? 12,500. सो 2,50,000 से लेके 5 लाख तक के 5% आएगा. शॉर्टकट जो आएगा ये 12,500. 5 लाख टू 10 लाख, 5 लाख टू 10 लाख, the tax rate is 20%. The tax rate is 20% and above 10 lakhs the tax rate is 30%. लेकिन क्या टैक्स में सिर्फ टैक्स होता है? ना ना ना, याद करके देख. टैक्स में सिर्फ टैक्स नहीं होता. जब आप टैक्स कैलकुलेट करते हो तो आपके बीच में आता है रिबेट. क्या आता है बेटा? रिबेट. रिबेट के लिए 3 कंडीशन थी. बच्चे याद करके देख फटाफट. 3 कंडीशन थी, तेरे को याद आनी चाहिए. असेसी मस्ट बी इंडिविजुअल, ही शुड बी रेसिडेंट, टोटल इनकम नॉर्मल प्लस स्पेशल
एक्सक्लूडिंग एग्जम्प्ट इनकम। याद आ रहा है? सो असेसी शुड बी इंडिविजुअल, assessee should be individual, he should be resident, total income does not exceed 5 lakh। याद रखिए, अगर टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं जा रही तो रिबेट विल बी लोअर ऑफ 100% ऑफ टैक्स और 12,500, 100% ऑफ टैक्स और 12,500। याद आ रहा है मालिक? कुछ और बात याद दिला देता हूं, जरा झटके में याद करना। 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, उसमें से रिबेट मिलता नहीं। So rebate is not available from the tax computed under section 112A। याद आ रहा है? कुछ बातें जिन पे फोकस रखनी होगी। नॉन रेसिडेंट को रिबेट नहीं मिलता, अदर देन इंडिविजुअल रिबेट नहीं मिलता। जब एग्जम्प्ट इनकम काउंट करते रहोगे, जब टोटल इनकम काउंट करते रहोगे, ऐसी इनकम जो एग्जम्प्ट है उसको टोटल इनकम का पार्ट मत बनाना। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर मेरा एग्रीकल्चर इनकम है 3 लाख और मेरा पीजीडीपी इनकम है 4 लाख रुपीस, क्या रिबेट मिलेगा? यस, रिबेट मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों मिल जाएगा? बिकॉज मेरी टोटल इनकम 5 लाख से कम है। बराबर है? दूसरी बात, सेक्शन 288A 288B दूसरी चीज है, तो याद होनी चाहिए। आपने अगर रेगुलर बैच किया, फास्ट ट्रैक बैच किया या नहीं भी किया, याद रखिए, टोटल इनकम एंड टोटल टैक्स नीड टू बी राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ ₹10। यस, सो सेक्शन 288A कहता है कि भैया टोटल इनकम राउंड ऑफ होनी चाहिए, 288B कहता है टोटल टैक्स राउंड ऑफ होना चाहिए। राउंड ऑफ कैसे होना चाहिए बोलो जल्दी से बेटा? इन मल्टीपल ऑफ ₹10, इन मल्टीपल ऑफ ₹10। यहां अगर आपको याद हो तो हम रूल ऑफ 5 अपनाते हैं। कोई भी फिगर जो टोटल इनकम, हेड को राउंड ऑफ मत करना, जो टोटल इनकम है मतलब जीटीआई माइनस डिडक्शन वाली जो इनकम है, टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना और सीधा टोटल टैक्स को राउंड ऑफ करना, जो एचईसी के बाद आता है, जो किसके बाद आता है? एचईसी के बाद आता है, उसको राउंड ऑफ करना। लास्ट फिगर पे फोकस करना। अगर लास्ट फिगर 1, 2, 3 या 4 है तो लोअर साइड राउंड ऑफ, 5 या 5 से ऊपर है तो हायर साइड राउंड ऑफ करना पड़ेगा। यस, सो 81501 है, लास्ट फिगर पे फोकस करो। लास्ट फिगर क्या लेस देन 5 है? अगर लेस देन 5 है तो आपको लोअर साइड राउंड ऑफ कर देना चाहिए। याद आ रहा है आपको? यस, तो टैक्स कंप्यूट करते वक्त हमें याद रखना होगा कि भैया पहला कंसेप्ट जो रिबेट का ध्यान रखना होगा, दूसरा कंसेप्ट जो राउंड ऑफ का याद रखना होगा। यस, तीसरा कंसेप्ट है आपका एचईसी। तीसरा कंसेप्ट है आपका क्या बेटा? एचईसी। जब भी आप अपना टैक्स निकाल रहे हैं, एचईसी कितने परसेंट से आएगा बेटा? एट द रेट ऑफ 4%। हेल्थ एंड एजुकेशन से एट द रेट ऑफ 4%। प्रॉब्लम में बोला हो नहीं बोला हो, टैक्स के बाद आपका एचईसी आना ही चाहिए। कुछ बातें, एचईसी जो लगेगा ये आफ्टर सरचार्ज जो टैक्स आता है उस पे लगेगा या आफ्टर रिबेट जो टैक्स आता है उस पे लगेगा। यस, एचईसी। इसके बाद अगर आपको याद हो तो चौथा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था सरचार्ज, राइट? आपकी इनकम अगर अप टू 50 लाख रुपीस है, इस पे कोई सरचार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपीस तक की है, नॉर्मल प्लस स्पेशल दोनों मिला के अप टू 50 लाख रुपीस है, कोई सरचार्ज देने की जरूरत नहीं है। सो इफ योर टोटल इनकम इंक्लूडिंग द स्पेशल इनकम में यहाँ पे कौन सा है? 111 है, 112 एंड डिविडेंड इनकम। यस, अगर इंक्लूडिंग दिस 3 इनकम डज नॉट एक्सीड 50 लाख तो आपको किसी भी प्रकार का कोई सरचार्ज देने की जरूरत नहीं है। यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 50 लाख रुपए तक के कोई सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है? यस, अगर आपकी इनकम नॉर्मल प्लस 3 इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111 है, डिविडेंड इनकम, अगर नॉर्मल प्लस दिस 3 इनकम मिला के 50 लाख टू 1 करोड़ के ब्रैकेट में आ रही है, 50 लाख टू 1 करोड़ के ब्रैकेट में आ रही है, तो ऐसे केस में जो सरचार्ज रेट है ये 10% लगेगा ऑन बोथ द इनकम। सो इफ द टोटल इनकम इंक्लूडिंग these 3 इनकम exceed 50 lakh but it is not exceeding 1 crore rupees, the surcharge will be 10% on both the income. Yes, मान लीजिए अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग दिस 3 इनकम 111 है, 112 है एंड डिविडेंड इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के ब्रैकेट में आ रही है, 1 करोड़ से 2 करोड़ के ब्रैकेट में आ रही है, द सरचार्ज रेट विल बी 15%। याद करके देखो बेटा, ये सब नॉर्मल सरचार्ज रेट थे। ये सब कौन से रेट थे बेटा? नॉर्मल सरचार्ज रेट थे। फिर अगर आपको याद हो तो एनहांस सरचार्ज लाया था 2 करोड़ के ऊपर। यस, तो ध्यान से सुनिए, अगर मेरी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111 है एंड
एंड डिविडेंड इनकम, इनको छोड़ के मेरी बैलेंस इनकम अगर 2 करोड़ रुपए के ऊपर जा रही है तो मेरी अदर इनकम पे जो सरचार्ज रेट है ये 25% होगा, और मेरी इन 3 इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज कितने पे रहेगा? 15%. So total income excluding these 3 income exceed 2 crore but does not exceed 5 करोड़, तो मेरी अदर इनकम पे जो सरचार्ज रेट है वो 25% होगा, और मेरी इन 3 इनकम पे जो सरचार्ज रेट है ये 15% होगा. यस, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर मेरी अदर इनकम एक्सक्लूडिंग दिस 3 इनकम एक्सीड 5 करोड़ तो अदर इनकम पे सरचार्ज रेट कितना होगा? 37%, जबकि इन 3 इनकम पे मेरा सरचार्ज रेट कितना होगा? 15%. यस, याद करो इस पे एक एक्सेप्शनल सिचुएशन भी थी, अगर मेरा नॉर्मल प्लस स्पेशल इनकम मिला के 2 करोड़ रुपए के ऊपर जा रहा है, नॉर्मल प्लस स्पेशल इनकम मिला के 2 करोड़ रुपए के ऊपर जा रहा है, तो ऐसे केस में जो सरचार्ज रेट रखा गया था मैक्सिमम वो कितना रखा गया था बेटा? 15%. मैक्सिमम सरचार्ज रेट कितना रखा गया था? 15%. इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं लास्ट वाले का. मान लो तुम्हारा जो पीजीबीपी है ये जा रहा है 1.8 करोड़, राइट, और तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 111A का है ये जा रहा है आपका लेट्स से 3 करोड़ रुपीस, बराबर है. आपका टोटल इनकम हो गया 4.8 करोड़ रुपीस. ऐसे केस में जो दोनों के ऊपर सरचार्ज लगने वाला है, ये सरचार्ज कितने परसेंट से लगने वाला है बेटा? 15%. इस चीज को आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल रखे हैं, ये वही एग्जांपल है जो एज इट इज आपके मॉड्यूल में भी दिए हुए हैं, तो आप इसको चेक कर सकते हो. सपोज कर लीजिए आपका टोटल इनकम आ रहा है डिविडेंड का 10 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का 20 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का 25 लाख एंड अदर का 40 लाख. जरा मेरे साथ कैलकुलेटर लेना. यस, 10 लाख प्लस 20 लाख प्लस 25 लाख प्लस 40 लाख, टोटल इनकम मेरा 95 लाख हो रहा है, बराबर है. अगर मेरा टोटल इनकम 50 लाख टू 1 करोड़ के ब्रैकेट में है, आप ही बताओ सरचार्ज रेट क्या होना चाहिए? 50 लाख टू 1 करोड़ का ब्रैकेट है, आप ही बताओ सरचार्ज रेट क्या होना चाहिए? 10%. The surcharge leviable will be at the rate of 10%. समझ में आई बात? यस. दूसरा एग्जांपल देखते हैं. मान लीजिए मेरा डिविडेंड इनकम है 10 लाख प्लस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 60 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 65 लाख, अदर इनकम है 50 लाख. अब अगर आप देखोगे मेरा टोटल इनकम जा रहा है 1.85 करोड़, यानी 1 करोड़ से 2 करोड़ के ब्रैकेट में है. अगर मेरा 1 करोड़ से 2 करोड़ के ब्रैकेट में है, एनी काइंड ऑफ इनकम पे मेरा सरचार्ज रेट कितना होने वाला है? 15%. So surcharge rate will be at the rate of 15%. Yes or no? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगर मेरा टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दीज इनकम एक्सीड कर रहा है 2 करोड़ के ऊपर, तो मेरा अदर इनकम पे सरचार्ज रेट 25% एंड दीज 3 इनकम पे मेरा सरचार्ज रेट 15%. सो इन 3 इनकम के ऊपर मेरा सरचार्ज रेट 15, जबकि अदर इनकम पे मेरा सरचार्ज रेट 25. यस, अब अगर आप देखोगे ये 3 इनकम मेरी जा रही है कितनी? 60 प्लस 54 प्लस 55, लेकिन मेरी अदर इनकम ही 2 करोड़ रुपए के ऊपर है. अब जो अदर इनकम है इसके ऊपर सरचार्ज रेट कितना होना चाहिए? बोलो जल्दी से. जो मेरी अदर इनकम है इस पे मेरा सरचार्ज रेट होना चाहिए 25%, और वो जो 3 इनकम है उसके ऊपर मेरा सरचार्ज रेट कितना होना चाहिए? 15%. एवरीबॉडी यस. आइए इधर देखते हैं. अगर मेरी अदर इनकम 5 करोड़ रुपीस के ऊपर है और ये 3 इनकम अलग है, राइट, लेट अस अंडरस्टैंड. मेरी अदर इनकम 6 करोड़ रुपीस है, बताइए अदर इनकम पे सरचार्ज रेट कितना होगा? 37%, जबकि इन 3 इनकम पे मेरा सरचार्ज रेट कितना होगा? 15%. याद आ रहा है आपको? लास्ट सिचुएशन समझते हैं. मेरी अदर इनकम इज 1.10 करोड़ और मेरी इन 3 इनकम को मिला के मेरा टोटल इनकम बन रहा है 2.80 करोड़. अगर मेरी नॉर्मल प्लस स्पेशल इनकम मिला के 2 करोड़ रुपए के ऊपर जा रही है, तो ओवरऑल इनकम विल बी एट द सरचार्ज रेट ऑफ 15%. सॉर्टेड है हमारी. तो टैक्स कंप्यूट करते वक्त क्या चीजें अब तक हमने देख ली? बेसिक स्लैब रेट देखा, रिबेट देखा, एचईसी देखा, राउंड ऑफ देखा, सरचार्ज देखा. याद आ रहा है आपको? चलिए एक और पॉइंट पूछता हूं आपसे. मान लीजिए ऐसा कोई सिचुएशन होता है, तो मान लीजिए ऐसा कोई सिचुएशन होता है, स्पेशल एडजस्टमेंट की ओर जा रहा हूं मैं, अपनी बुक पे ध्यान देना. मैं स्पेशल एडजस्टमेंट की ओर जा रहा हूं, अपनी बुक के ऊपर ध्यान देना, प्लीज ध्यान से सुनना. मान लीजिए मेरा पीजीबीपी इनकम है 1 लाख रुपीस एंड मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 है 3 लाख रुपीस. अब बताइए टैक्स कैसे निकलेगा? पहले सोचना, समझना और फिर बोलना. मान लीजिए फॉर द पर्पस ऑफ ईज मैं मेरे कैलकुलेशन जो अमाउंट है उसको क्या कर रहा हूं? चेंज कर रहा हूं.
मेरा जो कैलकुलेटेड अमाउंट है मैं इसको चेंज कर रहा हूं। मान लो पीजीबीपी है मेरा 1 लाख रुपीस, मान लो मेरा पीजीबीपी है 1 लाख रुपीस एंड मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है लेट्स से 8 लाख रुपीस, जानबूझ के ताकि रिबेट का इंपैक्ट बीच में ना आए। अब मुझे बताइए क्या एसएससी ने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्सॉर्ब कर दिया? क्या एसएससी ने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्सॉर्ब कर दिया? आंसर इज नो। If assessee cannot absorb basic exemption limit and has special income, if assessee cannot absorb basic exemption limit and has special income, whether special income will be utilized towards basic exemption limit? Whether basic exemption limit के लिए ये यूज किया जा सकेगा? Yes, and balance special income will be chargeable at special rate. Yes. So, ये प्रोविजन आपको याद होगी, स्पेशल एडजस्टमेंट हमने लिखा था, आपकी बुक में सर्च करना, एडजस्टमेंट नंबर 5 मिलेगा, चाहे आप फास्ट ट्रैक वाले स्टूडेंट हो चाहे आप रेगुलर वाले स्टूडेंट हो। इफ असेसी हु इज रेसिडेंट, याद रखिए ये एडजस्टमेंट नॉन रेसिडेंट्स के लिए नहीं है। इफ असेसी इज अ रेसिडेंट एंड हैज स्पेशल इनकम 112 या कैपिटल गेन, याद रखिए कैजुअल इनकम एडजस्ट होती नहीं। क्यों नहीं होती? व्हाट इज टैक्सेबल इज विनिंग, व्हाट इज टैक्सेबल इज विनिंग। तो कैजुअल इनकम इस तरह से एडजस्ट नहीं हो सकती, बाकी हर स्पेशल इनकम आप इसमें से एडजस्ट कर दो। And basic exemption limit is not exhausted, then such special income shall be first used to cover up basic exemption limit and balance if any will be chargeable at special rate. मैंने एक क्वेश्चन एंड डिस्कशन में इसके ऊपर क्वेश्चन लिए हुए हैं, प्लीज जाके क्वेश्चन एंड डिस्कशन देखिएगा ताकि आप लोगों को बहुत अच्छा इंसाइट मिल जाए। क्वेश्चन भी पूरा का पूरा YouTube के ऊपर अपडेटेड है, प्लेलिस्ट चेक कर लेना मालिक। यस, सो अगर एसएससी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्सॉर्ब नहीं कर पाया एंड हैज स्पेशल इनकम, सच स्पेशल इनकम विल बी फर्स्ट यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड बैलेंस इफ एनी विल बी चार्जेबल एट स्पेशल रेट। क्लियर है मालिक? ये हो गए आपके पूरे के पूरे एडजस्टमेंट जो टैक्स के साथ किए जाते हैं। पहला एडजस्टमेंट रिबेट, दूसरा एचईसी, तीसरा राउंड ऑफ, चौथा सरचार्ज, पांचवा स्पेशल एडजस्टमेंट्स। याद आ रहा है? ये 5 बड़े एडजस्टमेंट होते हैं। 5 बड़े एडजस्टमेंट के साथ अब हम आते हैं स्पेशल रेट ऑफ टैक्स पे। किस पे आते हैं? स्पेशल रेट ऑफ टैक्स 6 एडजस्टमेंट। अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो 112 के अंदर में आ रहा है, टैक्स रेट कितना है बेटा? 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112 ए पे आ रहा है, बियॉन्ड 1 लाख, उस पे कितने परसेंट का टैक्स लगेगा? 10%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111 ए वाला है तो टैक्स रेट कितना लगेगा? 15%। यस, अगर कैजुअल इनकम है सेक्शन 115 बीबी 30%। यस, एमएमआर आता है आपका 42.744%। एमएमआर कैसे निकलता है? हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स प्लस हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज प्लस एचईसी। सो 30% प्लस 37% प्लस 4%। यस और नो? राइट। अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट एक्सपेंसेस अगर होगा, मान लीजिए आपने कोई इनकम छुपा करके रखी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को रेड में मिल जाती है, तो ऐसे केसेस में अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट इन्वेस्टमेंट्स को इनकम टैक्स 60% से टैक्स करता है। कितने परसेंट से टैक्स करता है? 60% से क्या करता है बेटा? टैक्स करता है। यस, चलिए बेटा, ये तो थे इंडिविजुअल बिलो 60 के लिए आपके टैक्स रेट। मैक्सिमम आप मान करके चलिए कि आपको एग्जाम्स के अंदर में यही वाले स्लैब रेट पूछे जाते हैं, लेकिन यू नेवर नो, आपको सीनियर सिटीजंस के भी पूछे जा सकते हैं। अगर एसएससी इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, 60 और अबव अप टू 80, चलो जल्दी से बोल के कमेंट करके दिखाओ। कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट मेरे को अब तक के नहीं दिख रहा है, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए अगर एसएससी का एज 60 अबव एंड 80 तक के है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इसको कितना है? 3 लाख रुपीस। सो पहले 3 लाख रुपीस तक के क्या कोई टैक्स देना होगा बेटा? नहीं। 3 लाख टू 5 लाख कितना परसेंट बेटा? 5%। शॉर्टकट कितना था? 10,000। 5 लाख टू 10 लाख कितना परसेंट है बेटा? 20%। 10 लाख तक का टैक्स का शॉर्टकट क्या है? 1,10,000 एंड अबाउट 10 लाख कितना परसेंट होगा बेटा? 30%। यस और नो? यस। तीसरा, अगर एसएससी इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, 80 एंड अबव है, 80 एंड अबव है, सो ऐसे केस में टैक्स रेट कितना होगा? जल्दी से बताइए। अप टू 5 लाख नील, 5 लाख टू 10 लाख डायरेक्टली 20%, शॉर्टकट इज 1 लाख एंड अबव 10 लाख कितना परसेंट आएगा बेटा? 30%। अबव 10 लाख कितना आएगा बेटा? 30%। याद रखिएगा इंडिविजुअल के टैक्स रेट में एक और पॉइंट है, क्या? ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम। Individual and HUF has the option to pay the tax as per alternative tax scheme 115 BAC. उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में रखने वाला हूँ। So individual and HUF has the option to pay the tax as per section 115 BAC. तो उसके पास ये एक ऑप्शन है, लेकिन इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए उसको कई डिडक्शन और कई एग्जम्पशंस छोड़ने पड़ते हैं, वो हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। यस मालिक?
चलिए आपको याद दिलाता हूं टैक्स रेट फॉर अदर्स। टैक्स रेट फॉर अदर्स, सबसे पहले टैक्स रेट डिस्कस करते हैं फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी के लिए। फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी के लिए टैक्स रेट इज 30%। इन्हें बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता। इनका 1 रुपए भी डायरेक्टली 30% पे टैक्सेबल है। इनका 1 रुपए भी डायरेक्टली 30% पे टैक्सेबल है। सो फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी डायरेक्टली टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। If their income exceed 1 crore, if their income exceed 1 crore, इनके लिए सरचार्ज रेट कितना है बेटा? 12% प्लस एचईसी जो 4% आएगा वो तो रहेगा ही रहेगा, राइट? दूसरा, डोमेस्टिक कंपनी जिसका टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 400 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर 1920। याद करो 1920 वाज अमेंडमेंट। यस, पहले यहाँ पे 1819 हुआ करता था, इन 1920 कर दिया गया था। ये चैप्टर नंबर 1 का अमेंडमेंट था। सो अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है जिसका 1920 फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 400 करोड़ रुपए के नीचे होगा, ऐसी कंपनी का टैक्स रेट 25% होगा। यस, ऐसी कंपनी का टैक्स रेट 25% होगा। अदर कंपनीज के लिए, जो डोमेस्टिक कंपनी इनके लिए टैक्स रेट कितना होगा? 30%। जरा याद करके बताइए और कमेंट भी कीजिएगा, मैं रुकूंगा आपके कमेंट के लिए। जल्दी से बताइएगा कि सर अगर डोमेस्टिक कंपनी है 1 करोड़ टू 10 करोड़ कमा रही है, डोमेस्टिक कंपनी है 1 करोड़ टू 10 करोड़ कमा रही है, सरचार्ज रेट? डोमेस्टिक कंपनी है 1 करोड़ टू 10 करोड़ कमा रही है, सरचार्ज रेट 7%। 7%। डोमेस्टिक कंपनी है अबाउट 10 करोड़ कमा रही है, सरचार्ज रेट 12%। डोमेस्टिक कंपनी अप टू 1 करोड़ कमा रही है, देयर इज नो सरचार्ज। डोमेस्टिक कंपनी 1 करोड़ टू 10 करोड़ कमा रही है, सरचार्ज रेट इज 7%। डोमेस्टिक कंपनी अबाउट 10 करोड़ कमा रही है, सरचार्ज रेट इज 12%। याद है? यस, यही फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे सरचार्ज 12% आएगा अगर इनकम कितने से एक्सीड करती है? 1 करोड़ रुपीस से एक्सीड करती है। तो याद आ रहा है? दूसरा, फॉरेन कंपनी पे टैक्स रेट कितना है बेटा? 40%। फॉरेन कंपनी के सरचार्ज रेट कितने हैं? 2% एंड 5%। फॉरेन कंपनी की इनकम अगर अप टू 1 करोड़ रुपीस है, फॉरेन कंपनी की इनकम अगर अप टू 1 करोड़ रुपीस है, द सरचार्ज रेट विल बी निल। फॉरेन कंपनी की इनकम 1 करोड़ टू 10 करोड़ रुपीस है, सरचार्ज रेट इज 2%, यानी टैक्स रेट बन जाता है 40% प्लस 2% प्लस 4%। यस, यही फॉरेन कंपनी की इनकम अबाउट 10 करोड़ रुपीस है, तो सरचार्ज कितना आएगा? 5%, यानी टोटल टैक्स रेट बन जाएगा 40% प्लस 5% प्लस 2%, सॉरी 4%। यस, तो सरचार्ज रेट अलग है, याद रखिए। इंडिविजुअल के सरचार्ज रेट अलग है, फर्म का सरचार्ज रेट अलग है, कंपनी का सरचार्ज रेट अलग है। डोमेस्टिक कंपनी के लिए सरचार्ज रेट है 7 एंड 12%, वेराज फॉरेन कंपनी के लिए सरचार्ज रेट है 2 एंड 5%। क्लियर है मालिक? बहुत बढ़िया। मैंने क्वेश्चन है इसके ऊपर क्वेश्चन रखे हुए, प्लीज चेक करिएगा। यस, यहाँ का ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है, टॉपिक का फटाफट क्विक रिवीजन, जिसे हम रैपिड रिवीजन भी कह सकते हैं। चलिए आइए आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर। कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर कोऑपरेटिव्स के लिए टैक्स रेट जो रखे गए हैं ये डिफरेंट रखे गए हैं, अगर आपको याद हो तो। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए पहले 10,000 तक के 10%, नेक्स्ट 10,000 20% एंड लास्ट जितना भी बैलेंस बचता है इस पे कितना बेटा? 30% का टैक्स रेट आएगा। इसके ऊपर कितना परसेंट आएगा? 30% का टैक्स रेट आएगा। अगर आपको याद हो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी ऑल्टरनेट टैक्स स्कीम लेकर के आए हैं 115 BAD। 115 BAD इंडिविजुअल के लिए था 115 BAC, कोऑपरेटिव्स के लिए है 115 BAD, जिसके अंदर में उन्होंने 22% का टैक्स रेट प्लस 12% का सरचार्ज प्लस 4% का HEC का बात करा है। यस, चलिए चैप्टर नंबर 1 में लास्ट पॉइंट बचता है मार्जिनल रिलीफ का। यस, मार्जिनल रिलीफ का। मार्जिनल रिलीफ इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी। मार्जिनल रिलीफ इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी, लेकिन आपको इंटर लेवल पे सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल तक के ही रिस्ट्रिक्ट रखा जाता है। यस, मान लीजिए अगर आपका इनकम 51 लाख रुपीस है, मार्जिनल रिलीफ कब एप्लीकेबल होता है? जब आपका एडिशनल इनकम अर्न के चक्कर में आपका जो एडिशनल टैक्स पेएबल है वो ज्यादा आ जाता है बिकॉज ऑफ दैट सरचार्ज इंपैक्ट। बिकॉज ऑफ दैट सरचार्ज इंपैक्ट। आप प्लीज अपना बुक चेक करिएगा, मैंने इसके अंदर में आपको 50 प्लस 51 लाख का एक एग्जांपल दिया हुआ है जहां पर हमने इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो मान लीजिए अगर आपका इनकम 51 लाख है, सिंस इनकम इज एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस, तो आपका जो सरचार्ज है ये आ रहा है। अब ये 1 लाख रुपए एडिशनल कमाने के चक्कर में आपका जो टैक्स है वो 1,70,000 तक के पहुंच जाता है, और ऐसे केसेस में इट इज अ जेन्युइन हार्डशिप टू द टैक्स पेयर।
ऐसे केसेस में उसे मार्जिनल रिलीफ निकालना बोला जाता है। मार्जिनल रिलीफ कैसे निकाला जाता है? मार्जिनल रिलीफ निकाला जाता है, वी हैव टू कैलकुलेट द टैक्स अप टू ₹50 लाख। आप 50 लाख तक के टैक्स निकालिए। आपने जितना एडिशनल इनकम कमाया है, आपने जितना एडिशनल इनकम कमाया है, मतलब टोटल इनकम माइनस 50 लाख रुपीस, जितना एडिशनल इनकम कमाया है ये सारा एडिशनल इनकम ऐड कर देना, ये निकलेगा आपका टोटल टैक्स। अब आपको सरचार्ज लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या निकालेंगे? एचईसी निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा आपका टोटल टैक्स पेबल आफ्टर मार्जिनल रिलीफ। यस, यही मान लीजिए आपकी इनकम 1 करोड़ 1 लाख है। अगर मान लीजिए आपकी इनकम 1 करोड़ 1 लाख है, कैसे निकालोगे टैक्स? जल्दी से बताओ, कैसे निकालोगे टैक्स? जल्दी से बताओ। आप निकालोगे टैक्स अप टू ₹1 करोड़ along with the surcharge of 10%, क्योंकि 50 लाख टू 1 करोड़ के ब्रैकेट में सरचार्ज मैंडेटरी हो जाएगा 10% का, तो यू हैव टू कैलकुलेट द टैक्स अप टू 1 करोड़ along with the surcharge of 10%। यस, आपने टैक्स निकाला, प्लस आप क्या करोगे? अपना जितना एडिशनल इनकम अर्न किया है 1 करोड़ 1 लाख माइनस 1 करोड़। यस, तो आपने जितना एडिशनल इनकम अर्न किया दैट इज पूरा 1 लाख रुपीस आप ऐड कर दोगे, ये निकल जाएगा आपका टोटल टैक्स। इसमें आप डायरेक्टली क्या ऐड करोगे? एचईसी ऐड करोगे, ये आपका टैक्स निकल जाएगा आफ्टर मार्जिनल रिलीफ, ये फाइनल टैक्स पेबल आएगा। यस, चलिए एक और करते हैं, एक और कोशिश करते हैं। मान लीजिए 2 करोड़ 2 लाख मेरी इनकम है, 2 करोड़ 2 लाख मेरी इनकम है। बताइए मार्जिनल रिलीफ का टैक्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप निकालोगे टैक्स ऑन 2 करोड़। क्या सरचार्ज भी लगाओगे? यस, सरचार्ज भी ऐड करोगे। कितना? सरचार्ज विल बी एट द रेट ऑफ 15%, क्योंकि 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का ब्रैकेट अगर है तो आपकी इनकम पे सरचार्ज 15% लगेगा ही लगेगा। यस, इसमें आप अपना पूरा एडिशनल इनकम अर्न कर दोगे, दैट इज 2 लाख रुपीस जो आपने ओवर एंड अबव कमाया है। जो भी आपका टैक्स निकला है, इस टैक्स पे आप डायरेक्टली क्या ऐड करोगे? एचईसी ऐड करोगे, और ये आ गया आपका फाइनल टैक्स पोस्ट रिलीफ। क्लियर है? चलिए एक लास्ट कर लेते हैं। 5 करोड़ 2 लाख पे आपको आपकी इनकम निकालनी है, 502 लाख पे आपको आपकी इनकम निकालनी है। अब बता मेरा बच्चा टैक्स कैसे निकालेगा? यू विल कैलकुलेट द टैक्स ऑन 5 करोड़ along with the surcharge of 25%, क्योंकि 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक के ब्रैकेट में सरचार्ज कितना परसेंट है? 25%। 15 नहीं, 25। 15 तो यहाँ आ गया ना मैडम 1 करोड़ से 2 करोड़ के ब्रैकेट में। सो आपको सरचार्ज लगाना होगा along with the surcharge of 25%, प्लस आपका जितना भी एडिशनल इनकम है ये पूरा ऐड करना होगा। आप क्या निकालोगे बेटा? टैक्स निकालोगे। इसमें सीधा क्या ऐड कर दोगे? एचईसी ऐड कर दोगे, और ये आ जाएगा आपका फाइनल टैक्स। ये आ जाएगा आपका फाइनल टैक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, चलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, मार्जिनल रिलीफ इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी। मार्जिनल रिलीफ इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी, लेकिन आपके मॉड्यूल में भी अगर आप देखोगे, तो आप मैक्सिमम जो आपको एग्जांपल दिए हुए हैं वो सारे इंडिविजुअल से रिलेटेड है। तो मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड है कि मार्जिनल रिलीफ पे इफ एनी अगर क्वेश्चन आता भी है तो वो आपको किसके ऊपर आएगा बेटा? इंडिविजुअल के ऊपर ही आएगा। और ये जो मैंने एग्जांपल आपको लिए ना 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, ये वही एग्जांपल है जो आपके मॉड्यूल में है। तो आप एज इट इज मॉड्यूल भी फॉलो कर रहा है, मतलब आपने मेरा क्लास नहीं लगाया है, आप मॉड्यूल फॉलो कर रहे हो, तो आप मॉड्यूल के तहत भी ये क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। यस मालिक। सो चैप्टर नंबर 1 में किन किन चीजों के ऊपर फोकस करेगा मेरा बच्चा? चैप्टर नंबर 1 में डेफिनेशन पार्ट्स के ऊपर, ध्यान से सुन, डेफिनेशन पार्ट्स के ऊपर तू किन किन चीजों पे फोकस करेगा? पर्सन का डेफिनेशन, असेसी का डेफिनेशन, एक्सेप्शन टू द जनरल रूल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। यस, इसके अलावा तेरा असेसी का डेफिनेशन, असेसी पर्सन, एक्सेप्शन टू द जनरल रूल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। इसके बाद तूने क्या करना है? टैक्स रेट पे फोकस करना है, प्लस सरचार्ज पे फोकस करना है, प्लस एचईसी पे फोकस करना है। यस, यहाँ तुझे क्या करना चाहिए? फोकस करना चाहिए। एक आध एग्जांपल मार्जिनल रिलीफ का भी सॉल्व करके चल जाना, आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 मेरे साथ यहाँ फटाफट रिवाइज कर दिया, चार्ट के थ्रू, बुक के थ्रू, मॉड्यूल के थ्रू, फास्ट ट्रैक के थ्रू, किसी के भी थ्रू, और मेरे हिसाब से अगर आपने मेरे साथ पढ़ा है तो आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ने वाली है इस चीज को रिवाइज करने के लिए। आपने सिर्फ ये वीडियो देख लिया तो भी पूरा चैप्टर याद आ जाएगा। याद होगा तो ऑडियो रिवीजन बेटा एक बार कान में डाल देना, सब कुछ हो जाएगा। ऑडियो रिवीजन भी कराया है टॉपिक का, वो भी कर देना, तो आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। यस,
तो यहां कंप्लीट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 का आप प्लीज क्या कर दीजिएगा, क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व कीजिएगा। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर में। और हाँ, अपना भला अगर आप कर रहे हैं तो दोस्तों का भला करना मत भूलिए। अगर चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजना मत भूलिए, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप होंगे और टेलीग्राम ग्रुप होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बच्चों।